चलो, पिछले क्लास में आर्गुमेंट हो गया था। 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया था, अभी होगा अपना 7वां लेक्चर। और देखो, लंबा जर्नी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ छोटा मोटा चैप्टर। और जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वो यूट्यूब वाला कंटेंट नहीं है कि मतलब वीडियो देखते गए और 1.5 का स्पीड में देख देख लिए, कॉपी भर लिए पूरा, और उसके बाद फिर मार्केट में हल्ला कर दिए कि समझ में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से आ गया। और उसके बाद जब एगो क्वेश्चन मिला बनाने के लिए, तो उसके बाद उसको बोलना पड़ रहा है कि एक बार कॉपी रिवाइज करना पड़ेगा, भूल गए हैं। ठीक है, वो ऐसे वाला कंटेंट नहीं पढ़ना है। पढ़ना है ऐसा ताकि हम आपको बोले भी थे कि लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट का लेक्चर रिवाइज करके आना। ठीक है, देखो हम तुमको एक बात बताते हैं। आ, आज के डेट में पता नहीं आप लोगों को नहीं पता होगा इनके बारे में, है ना। कभी जाके यूट्यूब पे सर्च करना, एक सर है मोहित त्यागी नाम है। कोई सुना है नाम इनका, मोहित त्यागी का? मोहित त्यागी एक मैथ्स के ऐसे टीचर हैं कि आज के डेट में भी उनको ना टीचर लोग फॉलो करते हैं और टीचर लोग पढ़ते हैं उनसे, उनका कंटेंट ऐसा है। लेकिन तुम एक बार कभी उनका वीडियो देखना, तुमको वीडियो देख के पढ़ने का मन नहीं करेगा। जिस तरीके से वो इतना सो के आराम आराम से पढ़ाते हैं। तो जितना अच्छा कंटेंट होता है ना, उतना बोरिंग होता है वो। ठीक है, कंटेंट पे जाना होता है। वो उनका कंटेंट बहुत सॉलिड रहता है, उनका टीचर लोग फॉलो करके, उनसे कभी भी किसी टीचर से पूछोगे ना, तो वो यही बताएंगे मोहित त्यागी से पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं वो। तो मतलब ये चीज़ ना, अभी जैसे अभी हम लोग क्लास लेते हैं तो तुम देखना, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में कितना बोरिंग लगेगा, लेकिन जब कोई सीक्वेंस में पढ़ेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इस लेक्चर में क्या है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग लाइव में अटेंड करो, पूरा अच्छे से क्लास करो। और बाकी धीरे धीरे अभी मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अभी अपन पहले कंप्लीट करेंगे चैप्टर, ठीक है। और जैसे क्लासेस, नॉर्मली क्लासेस वीक में 5 डेज़ लेंगे, ये मेरा मतलब प्री डिसाइडेड है कि 5 दिन सप्ते में क्लास रखेंगे। और बाकी का जो 3 दिन बचेगा, उस दिन में हम सोच रहे हैं कि उसमें पीवाईक्यू सेशन कराएंगे। तो इससे मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन तो क्लास में भी हो जाता है, डिफिकल्ट भी हो जाता है क्लास में, लेकिन जो क्वेश्चन छूटा रह गया और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उस तरह क्वेश्चन फिर हम लोग अलग से संडे को या फिर 2 घंटे का क्लास लेकर के या किसी दिन छुट्टी करके, है ना, और क्लासेस ये मतलब कर लेंगे पीवाई के साथ में। अभी जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं, इसमें कोई सिलेबस का कोई प्रेशर नहीं है ना, कोई टीचर प्रेशर, कोई डायरेक्टर का प्रेशर नहीं है कि हाँ सर सिलेबस कंप्लीट करिए, अपने हिसाब से चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि अगर कुछ ख़राब हुआ, बहुत ख़राब स्थिति हुआ, तो लास्ट का एक चैप्टर बच जाएगा, वही ना होगा। कोई बात नहीं, 4 नंबर ना जाएगा। ठीक है, फिर भी बहुत नंबर है इतना। 7 नंबर में तो 98% लेके आ गया बच्चा इस बार। सानवी, तुम्हारा कितना सही हुआ था इस बार? बताओ, 12-13 सही कर ली थी, सोचो। 7 क्वेश्चन 8 नंबर सही करने के बाद भी इस बार 98-97 परसेंटाइल मैथ्स में लेकर के आया सब। तो ये स्थिति है, मैथ्स का क्वेश्चन इस बार ठीक था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था इस बार। बताओ मतलब, अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आई ये तो। ठीक है, थोड़ा सा और सही हो जाता तो फिर 99 के अप्रॉक्स पहुंच ही जाती, मतलब 99 तो पहुंच ही गई है, 100 पहुंच जाता फिर। केमिस्ट्री में अच्छा, केमिस्ट्री में दिक्कत हो ना, केमिस्ट्री। ठीक है, अब मतलब एक पता है एक चीज़ मेरे को। अच्छा छोड़ो, अभी तो इसमें नहीं बोल सकते हैं ना, मतलब बोलना था लेकिन बोल नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होता है ना, फिर बाद में वायरल हो जाएगा, लीक हो जाएगा, तो मामला थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। कभी बताएंगे, कभी नॉर्मल बात होगा तो, मतलब। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, है ना। आर्गुमेंट, क्या नाम है तुम्हारा, रुद्र। रुद्र, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट वगैरह कुछ सुना है, पढ़ा है? पढ़ा तो होगा। ठीक है, बताओ आर्गुमेंट ऑफ 2 कितना होगा? पढ़े हैं सर, भूल गए हैं? रिवीजन तो करना मुश्किल है, लेकिन हाँ आर्गुमेंट का भी कॉन्सेप्ट तो समझाएंगे ही, है ना। अभी तो अभी रिकॉल कर देते हैं थोड़ा सा। लेकिन यार ये तेरा, हाँ बोलो। हाँ, एंगल तो होता ही है। हाँ, देखो बता रहे हैं एक्चुअली आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब पिछले क्लास में जो समझाए थे उसके साथ रिलेट करके अभी बताते हैं पहले, है ना, समझो। और यार ये काम का है, नहीं कर रहा है मेरा कलम, एक सेकंड। देखो, आर्गुमेंट, सबसे पहले आर्गुमेंट का एक और नाम था एम्पलीट्यूड, है ना। अगर मान लो आर्गुमेंट ऑफ, सपोज करो 2 प्लस
जीरो आयोटा लिखा है ना, देख लो, जो पिछले क्लास में नहीं था उसके लिए है ना, और जो पिछले क्लास में था उसके लिए एक रिवीजन का मौका है, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। ज़्यादा देर नहीं, बस यही क्वेश्चन समझाएंगे सिर्फ, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। देखो, टू प्लस जीरो आयोटा का मतलब होता है कि जैसे रियल पार्ट इसका टू है, इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो टू कॉमा जीरो जो है वो कहीं इधर आएगा, है ना, दिस इज टू प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन। तो अगर हम लोग को यहाँ पे दिखाना होगा, इसको लोकेट करना होगा, तो कुछ ये जेड को हम लोग यहाँ से ऐसे दिखाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं, जिसको हम लोग फिजिक्स के हिसाब से पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, तो अभी ये पॉजिटिव मतलब रियल एक्सिस के साथ ना, रियल एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, तो इसका आर्गूमेंट हो जाएगा 0। अगर इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मूव कराने लगे, है ना, जैसे इसको हम लोग अगर अगर ये ऐसे करके मूव करेगा ना, देखो यहाँ से अगर ये अगर देखा जाए तो ये एंगल बढ़ते जा रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है, मतलब इसका आर्गुमेंट बढ़ रहा है, आर्गुमेंट बढ़ रहा है, आर्गुमेंट बढ़ रहा है। अभी बताओ यहाँ इस जगह पे अगर रोक देंगे तो इस पॉइंट पे बताओ रियल पार्ट भी होगा और इमेजनरी पार्ट भी होगा, दोनों पार्ट आएगा इसमें। लेकिन अगर यही चीज़ अगर ऐसा हो जाए तो इस पॉइंट पे बताओ सिर्फ इमेजनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट जीरो हो जाएगा इस जगह पे। तो सिर्फ अगर कोई इमेजनरी नंबर है, मतलब प्योरली इमेजनरी नंबर है, तो उसका जो आर्गुमेंट हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सिर्फ रियल पार्ट है, पॉजिटिव रियल, प्योरली रियल है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर वही सेम चीज़ अगर ऐसा हो जाए इस तरीके से, इस केस में क्या होगा, प्योरली रियल होगा लेकिन नेगेटिव वाला होगा, है ना, नेगेटिव होगा। तो उस केस में इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बना वो कितना डिग्री बनेगा, पाई डिग्री। तो पाई हो जाएगा ये ना, पाई रेडियन। अब उसके बाद इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे ना, तो हम लोग फिर ये वाला एंगल नहीं लेंगे, मतलब ये जो घूम के ऐसे करके आ रहे हैं ना, ये एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है हमेशा -90 से -180 से लेके +180 के बीच में होता है। तो ऐसे केस में जब हम लोग एंगल अब डिसाइड करेंगे, वो अब एंगल इस तरीके से लेना पड़ेगा ना, ये क्लॉकवाइज में, तो वहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो माइनस के साथ आ जाएगा। तो इस केस में मान लो अगर हमको थीटा लिखना होगा तो कितना होगा, अगर मान लो ये अगर एंगल अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल पाई माइनस अल्फा, और इसके बाहर लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट निकालने का तरीका होता है। तो आज के क्लास में जो बताएंगे वो समझ में आ जाएगा, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक रिवीजन के तौर पे हम सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के दिखाओ कि अगर z इज इक्वल टू लिखा है -1 -√3 आयोटा, जल्दी से इसका आर्गूमेंट बताओ कितना होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा ये, सोचो, क्वाड्रेंट तो पता चल ही गया होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है ये। नहीं बना अभी तक। कितना माइनस, देखो, सबसे पहले ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको बोला गया है कि पहले आप टेन अल्फा फाइंड करेंगे। टेन अल्फा का वैल्यू होता है इमेजनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, और जो भी आएगा इसका मॉडल्स लगा दो। तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा √3। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, पाई/3, 60 डिग्री पे आता है ना ये वैल्यू, तो ये इतना मिला यहाँ से। अब अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अभी अभी बताए थे कि आर्गुमेंट मतलब थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा विथ माइनस का साइन। तो ये माइनस रहेगा और यहाँ पाई माइनस हो जाएगा पाई/3, तो ये बन जाएगा -2 पाई/3, इतना आ जाएगा। बोलो आया इतना किसी का, सानवी का तो आया है, हर्षिता आया तुम्हारा, हर्षिता बोलती ही नहीं है, बीच में गायब हो गई होगी। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, जो पिछले क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था उसको करो। लिखो फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ, है ना, आर्गुमेंट निकालना था किसका, 1 + √3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस बाई 2√2, यही क्वेश्चन था ना, यही था। ठीक है, इसका आर्गुमेंट निकालना है। चलो सोचो, देखो हम बताते हैं, सोचने का समय आपको दिए थे घर पे, आप लोग नहीं सोचे हैं। आर्गुमेंट देखो, ये जो 2√2 दिख रहा है ना, पहले इसको सेपरेट करेंगे, बट सेपरेट करने से पहले रियल पार्ट को एक साथ कर लो, तो 1 - √3 एक साथ हो जाएगा।
तो 1 - √3 और प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। और जो 2√2 दिख रहा है वो 2√2 यहाँ भी लिख दो और ये 2√2 यहाँ भी लिख दो। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको बस इतना बताओ कि इसमें ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका रियल पार्ट है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो अब ये बताओ जो रियल पार्ट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम ये सुनना चाहते हैं आपसे। बताइए, पॉजिटिव पार्ट, रियल रियल पार्ट इसका क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। देखो 2√2 तो ये नीचे वाला तो वैल्यू पॉजिटिव है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो 1 - 1.732 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग जो है माइनस में ही आएगा वो, तो नेगेटिव है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो गया, और ये जो वैल्यू दिख रहा है ये वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि इसका क्वाड्रेंट क्या होगा। तो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब हो गया तुम्हारा थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। तो ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्वाड्रेंट तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई ये नहीं है। अब देखो, अब आपको निकालना है सबसे पहले अल्फ़ा, तो आप लिखेंगे क्या, टेन अल्फ़ा। और टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, इमेजनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। तो देखो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 + 1 और बाई 1 - √3 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, देखो ये टेन अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा छोड़ दो, इज इक्वल टू ये जो √3 दिख रहा है ना, इस √3 को तुम पहले कॉमन निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/√3, और नीचे हो जाएगा √3 यहाँ भी कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3 और -1। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, और ये जो √3 है ये हो गया कैंसल आउट। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे, आप डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं ये भी समझ में आ जाएगा आपको, पहले इतना समझो। अब यहाँ से टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 + 1/√3 लिखा है, और ये 1/√3 - 1 लिखा है। तो सबसे पहले ये बताओ ये किसी का फॉर्मूला है क्या, सोचो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, ये जो 1 दिख रहा है इस 1 को लिख लेते हैं tan π/4, और ये जो +1 लिखा है इसको लिख लो tan π/6 बाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आया है सब, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और नीचे लिखा है ये जो 1/√3 लिखा है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, दिस इज, अब एक काम कर लो, पहले तो माइनस का साइन यहाँ से कॉमन निकालो, बढ़िया लगेगा देखने में। तो ये माइनस कॉमन निकलेगा तो 1 पहले आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा tan π/4, और -1/√3 का मतलब हो गया tan π/6। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे टेन मतलब 1/√3 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 लिखा होगा, और इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो tan π/4 है इसको मत लिखो, हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये जो पोर्शन दिख रहा है -1 यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं माइनस, एंड दिस इज tan, और ये हो जाएगा π/4। अब तुम देखो ये फॉर्मूला किसी का बन चुका है, ये किसका फॉर्मूला है आप समझिए, tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया tan a + tan b/1 - tan a × tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a + b मतलब π/4 + π/6 का। लेकिन बाहर में एक माइनस का साइन भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला tan अल्फा का हम लोग लिखते हैं, है ना, आप यहाँ पे tan अल्फा का फॉर्मूला जो भी लिखते हैं इसमें आप क्या लगाते हैं, मॉडुलस का साइन लगाते हैं। तो ये जो माइनस का साइन आएगा मॉडुलस के वजह से ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो इस माइनस का साइन को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया tan, और ये π/4 + π/6 है ना, कितना डिग्री हो गया ये, अगर हम लोग देखें तो ये 12 हो गया, 4 3 3π + 2π, तो बन गया यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया tan 5π/12। तो tan हट गया तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 5π/12 आ गया। अब क्योंकि क्वाड्रेंट क्या था इसका, क्वाड्रेंट था सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस 5π/4, तो कितना आ गया 4π -π/4, निगेटिव कैसे आ गया भाई, अच्छा 12 है ना यहाँ पे, 5π/12 भाई, तो 5π/12 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 5π/12, तो ये हो गया 7π/12 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये सर आप ऐसा क्यों कर दिए, यहाँ पे √3 कॉमन निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा था tan a, इसको tan 60 डिग्री लिख देते हैं, tan a + tan b/tan a + tan b। ये फॉर्मूला ही तब लगा जाता है ना जब कंडीशन इसका होता है कि x × y का वैल्यू <1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, तुम देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना लिखा है, 1 × 1 √3 हो गया ना, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ना 1 से ज़्यादा है, 1 से कम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला हम लोग, इसलिए हम लोग इसको क्रिएट कर लिए 1 से कम के लिए। कैसे 1 से कम हुआ, देखो यहाँ देखो,
यहाँ पे ये tan पाई बाई सिक्स कितना है, ये 1/√3 है, और ये कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 1/√3 कितना होता है, 1 से लेस हो गया ना, तो x इंटू वाई का वैल्यू 1 से लेस हो गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको नया चीज़ भी सिखाएंगे, आर्गूमेंट का प्रॉपर्टी समझाएंगे, और आर्गूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया है ना, डोंट वरी। चलो पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आर्गूमेंट ऑफ 1 + √3 आयोटा बाई √3 + 1 बनाओ। बना किसी का? अरे भारी क्वेश्चन तो नहीं है, इतना देरी क्यों लग रहा है? पाई बाई, हाँ हाँ, देखो ये आर्गूमेंट ऑफ ये हो जाएगा 1/√3 + 1, और प्लस ये हो जाएगा √3/√3 + 1 विथ आयोटा का साइन। अब ये इसका आर्गूमेंट निकालना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, और दोनों पॉजिटिव है, तो पहले tan अल्फा निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, √3/1 विथ मॉडुलस, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, √3। इसका मतलब ये तो tan π/3 है ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, π/3, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, जिसका वैल्यू π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तुम लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट बहुत इजी है समझना, क्योंकि आर्गूमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है ना, एकदम कम्प्लीटली लॉग वाले फॉर्मूला को ये लॉग वाले फॉर्मूला की तरह काम करता है, एकदम कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चल गया ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गूमेंट ऑफ जेड को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, एक बात बताओ, है ना, पहले करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू सपोज करो 1 + आयोटा लिखा है, तो आप ऐसे ही बताइए आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, जल्दी बोलो, सबका आंसर आना चाहिए। व्हाट इज आर्गूमेंट ऑफ जेड? π/4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें तुमसे कि आर्गूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट बताओ, तब क्या बताएंगे आप, बताइए। जेड का कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, 1 - आयोटा, तो उस केस में आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, चेक करो, -π/4। क्योंकि ऐसा इसलिए हो गया, देखो हम इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफ से समझा देते हैं, ताकि आप इसको रटना ना पड़े। देखो ऐसा होता है ना, अगर मान लो 1 + आयोटा का वैल्यू यहाँ आया था, 1 + आयोटा, तो 1 - आयोटा कहाँ होगा, एग्जैक्टली यहाँ होगा, नीचे, है ना, मिरर इमेज। तो वैसे केस में अगर हम लोग ये, अगर इसका आर्गूमेंट अगर π/4 बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये अगर π/4 है, तो आर्गूमेंट ऑफ द जेड कॉन्जुगेट जो कि नीचे आ रहा है ना, अगर ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो उस केस में इसका आर्गूमेंट कितना बना, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये -π/4 होगा। तो तो पहला पॉइंट तो यही है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड का जो कॉन्जुगेट होता है ना, वो थीटा नहीं माइनस थीटा हो जाता है। मतलब अगर जेड का कॉन्जुगेट, जेड का आर्गूमेंट अगर थीटा है, तो जेड कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब कि आर्गूमेंट ऑफ जेड का जो कॉन्जुगेट होता है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड का वैल्यू, है ना ये। तो ये पहला प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान रखना है, कि आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो, ये बताओ, अगर हम ये वाला चीज़ को यहाँ से, इसको हम यहाँ कर दें, है ना, ऐसा कर दें इस जगह पे, जेड यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, सपोज करो, बताओ अभी आर्गूमेंट कितना होगा, अभी अभी भी आर्गूमेंट π/4 ही होगा ना।
हाँ, अभी भी आर्गुमेंट पाई बाई फोर ही होगा। इसको यहाँ भी कर देंगे तो भी आर्गुमेंट पाई बाई फोर ही होगा। मतलब हम जेड को इसके ऊपर कहीं भी लेके चले जाए, इस लाइन के ऊपर कहीं भी लेके चले जाए, मेरे को आर्गुमेंट पाई बाई फोर ही मिलेगा। आप जेड को सर कहीं भी लेके आ जाइए, आपको आर्गुमेंट पाई बाई फोर मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम उस जेड को उठा करके इस वाले पॉइंट पे लेके आ जाए, ओरिजिन पे लेके आ जाए, है ना? मतलब हम ये लाइन जो कह रहे थे कि हम जेड को इस जेड को उठा करके इसके ऊपर हम कहीं भी रख देंगे तो आर्गुमेंट पाई बाई फोर आएगा। लेकिन क्या इसको हम उठा के यहाँ कर देंगे तो आर्गुमेंट पाई बाई फोर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना, हम लोग जब भी आर्गुमेंट ऐसा लोकेट करते हैं ना, तो ये एरो तो बनाते हैं, लाइन जो बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये लाइन नहीं है, ये रे है। ठीक है? तो कभी भी ज्योमेट्रिकली हम लोग आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग रे से रिप्रेजेंट करते हैं। और रे का मतलब और लाइन का मतलब अलग होता है। लाइन का मतलब हो गया कि दोनों तरफ ये लाइन भाग रहा होगा ऐसा, और रे का मतलब हो गया कि एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो आगे बढ़ता है। तो जहाँ से ये स्टार्ट होता है ना, इस जगह पे आपको खाली रखना है, ये वाला पॉइंट को खाली रखना है, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है जीरो का आर्गुमेंट। लेकिन इसके ऊपर तुम चल जाओ कहीं भी, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है वो पाई बाई फोर ही होता है। ठीक है? मतलब हमेशा नहीं, जब यहाँ पे इसका पाई बाई फोर होता है, अगर दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन तो फिर बदल जाएगा उस केस में आंसर। लेकिन ओरिजिन पे आपको हमेशा एक ओपन सर्कल बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? और आर्गुमेंट लाइन नहीं होता, आर्गुमेंट हम लोग रे से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाता है। ठीक है? इसको हम एक जगह फिर सबको लिखेंगे भी, समझते चलते हैं पहले। अगला सेकेंड पॉइंट ये है कि तुम सोचो, अगर मान लो ऐसा बोल दें आर्गुमेंट ऑफ, है ना, देखो जेड वन इंटू जेड टू अगर ऐसा मिल जाए तो आपको ना सिंपल लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। मतलब कैसा सर? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू करना है ना? जैसे लॉग में हम लोग लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं, ऐसे आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू लिखेंगे। और पॉइंट नंबर थ्री, जब लॉग का ही बात कर रहे हैं सर आप, तो फिर इसका मतलब आप ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जेड वन बाई जेड टू का वैल्यू हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। ठीक है? ये हो जाएगा। और अगर इस बेसिस पे अगर आप समझें तो फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन कितना होना चाहिए, बताओ। अगर लॉग के प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा है तो क्या होना चाहिए? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना भी। हाँ, एन हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। मतलब तो बहुत अच्छा बात है कि अगर हमको जेड की पावर फाइव का आर्गुमेंट निकालने बोलेगा तो हम पहले फाइव को नीचे ला के मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जेड का आर्गुमेंट निकाल लेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो आर्गुमेंट ऑफ, अब तुम सोचो आयोटा इंटू जेड निकालने के लिए बोल दें। अब आयोटा इंटू जेड आर्गुमेंट सर ये तो नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, ये आर्गुमेंट ऑफ ए इंटू बी समझो इसको। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा और प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करता है सर, अभी आप बताए थे। और आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या है? ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो ये पाई बाई टू हो जाएगा। और प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम लोग क्या लेके चल रहे थे? थीटा, तो पाई बाई टू प्लस क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर आपसे हम ये कह दें कि बताओ आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड कितना हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है सर, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा और प्लस यहाँ हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा हो गया माइनस पाई बाई टू और प्लस ये बन जाएगा थीटा। ठीक है? ऐसा। अब ये बताओ कि अगर मान लो ऐसा पूछ दिया जाए आपसे, सेवन्थ नंबर पॉइंट है। ठीक है? पॉइंट नंबर सेवन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड या माइनस जेड का कॉन्जुगेट। चलो आप लोग भी सोचो, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड का कॉन्जुगेट, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन और प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। और आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन कितना होता है? पाई होता है ये, तो पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट अभी आपको बताए थे कि ये होता है माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ये ऐसा हो जाएगा पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है? ये बन जाएगा इस तरीके से। अगर इतना प्रॉपर्टी आपको आर्गुमेंट का समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा, है ना? एकदम लॉग के जैसा है, तो कुछ रटना नहीं है यहाँ पे, कोई लफड़ा नहीं है कुछ भी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं, है ना? देखो, अगर आपसे कहा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा, नहीं, आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा बाई वन माइनस आयोटा बताइए। ठीक है? अब देखो, एक इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, हम आपसे कराएंगे भी, है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन एक पूछा गया था, बस ये चेक करने के लिए कि बंदे को कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि नहीं है पहले, है ना? ये चेक करा जा रहा था पहले। कभी भी इंटरव्यू में पहले आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। तो आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा बाई वन माइनस आयोटा अगर लिखा है, देन व्हाट इज़ द आर्गुमेंट ऑफ दिस पार्ट। तो आपको ये क्वेश्चन कल कराया भी था, याद होगा आपको, कि सर ये तो वन प्लस आयोटा बाई वन माइनस आयोटा, तो ये तो वैल्यू ही हम लोग को याद हो गया सर, ये आयोटा होता है।
बोलो याद है ना ये। और आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। तो लेकिन अगर हम लोग इसको आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी सॉल्व करें तो बताओ ऐसा लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ वन माइनस आयोटा, है ना। तो वन प्लस आयोटा का आर्गुमेंट अभी क्या बताए थे आप, पाई बाई फोर होता है सर, और वन माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर, और ये माइनस पहले से है तो ये प्लस पाई बाई फोर बन गया, और पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू बन गया, 45 45 90। बोलो समझ में आया बात। तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा के भी आर्गुमेंट के क्वेश्चन को इस तरीके से निपटा सकते हैं। चलो इसको बनाओ, आर्गुमेंट ऑफ वन बाई माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बनाइए। बना क्या, क्या कर रहा है सब, इसको रेशनलाइज कर रहा है क्या। कितना आ रहा है, मॉड का प्रॉपर्टी लगा रहा है। हाँ तो हाँ देखो, ये आर्गुमेंट ऑफ वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ ये हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ वन का वैल्यू तो पाई बाई, आर्गुमेंट ऑफ वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, वन तो रियल नंबर है, और माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा लिखा हुआ है। तो या तो तुम माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के फिर से लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, या फिर सिंपल करो, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो ये दिख रहा है कि पाई बाई थ्री है, तो माइनस टाइम्स पाई माइनस पाई बाई थ्री मतलब माइनस टू पाई बाई थ्री, तो प्लस टू पाई बाई थ्री बन जाएगा। तो ये बन गया टू पाई बाई थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू थीटा वन, आर्गुमेंट ऑफ z3 इज इक्वल टू थीटा थ्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z1 z2 का कॉन्जुगेट बाई z3, और इसका ये वैल्यू फाइंड करना है। लगाओ लॉग का ही प्रॉपर्टी लगाओ, और थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री के ही टर्म में आंसर आएगा, तो ट्राई करो। हाँ वेरी गुड। देखो इसको लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 का कॉन्जुगेट, और माइनस ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z3। आर्गुमेंट ऑफ z1 का वैल्यू थीटा वन दिया है, और आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा माइनस थीटा टू, क्योंकि कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, और आर्गुमेंट ऑफ z3 थीटा थ्री है, तो ये हो जाएगा थीटा थ्री, तो थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा थ्री बन जाएगा ये। देखो एक और क्वेश्चन, देखो फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा, ऐसे नहीं यार, ऐसे देंगे तो तुम लोग समझ जाएगा सब को। लिखो लेट z इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा, और फिर वन प्लस आयोटा रूट थ्री, और फिर लिखो वन माइनस आयोटा। फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ z। चलो निकालो। पाई बाई थ्री। देखो आर्गुमेंट ऑफ
जेड लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ 1 + i प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3 i और प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 - i। ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा π/3 और 1 - i होता है -π/4, ये और ये कैंसिल हो गया, तो द आंसर इज π/3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग आर्गुमेंट आराम से निकाल सकते हैं। एक और लिखो, लेट z इज इक्वल टू 1 + i। फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 10। निकालो। 10π/4 प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो सकता है क्या? तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना। देखो आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z हो गया, मतलब 10 इंटू π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/2 हो गया। 5π/2 का मतलब कितना होता होगा, ये 90 9 5 45 450 डिग्री है ये। और अगर ये 450 डिग्री है तो 450 डिग्री तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हो सकता। आर्गुमेंट है ठीक है, चलेगा, मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि हाँ भाई मतलब सही है आर्गुमेंट, लेकिन दिस इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना। तो अगर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है तो फिर हम लोग इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सोचो। 450 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा ये बताओ हमको पहले। 360 के बाद, हाँ π/2 होगा। हाँ, तो 450 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो 450 डिग्री तुम्हारा जाएगा 360 के ऊपर और प्लस 90 कर दो। अगर हम लोग 360 + 45 कर, सॉरी 90 कर दें अगर, तो 450 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। तो 360 मतलब हो गया 2π और प्लस π/2, तो π/2 इज द आर्गुमेंट, क्योंकि देखो 300 पहले तो पूरा एक चक्कर लगा लिया, उसके बाद फिर यहाँ आके फॉल कर गया, तो ये आर्गुमेंट हो गया ना मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो कि π/2 बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ आर्गुमेंट निकालने के लिए बोल दिया, और अगर ऑप्शन में 5π/2 है तो ये भी सही हो जाएगा और π/2 भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बात कर देगा तो फिर आपको -90 -180 से लेके +180 के बीच का ही आंसर देना पड़ेगा उस केस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is a complex number of unit modulus and argument थीटा, मतलब z का आर्गुमेंट थीटा बोल रहा है वो। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड आर्गुमेंट ऑफ 1 + z/1 + z कॉन्जुगेट, इसका आर्गुमेंट निकालना है। चलो सोचो। लगाओ प्रॉपर्टी वगैरह लगाओ। नहीं, 2θ नहीं आएगा। देखो आर्गुमेंट ऑफ 1 + z/1 + z का कॉन्जुगेट लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1 + z लिखा है और नीचे यहाँ पे ऐसा लिख लो 1 + z/1 + ये z कॉन्जुगेट। तुम सोचो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया यूनिट मॉड्यूलस, कोई बताएगा यूनिट मॉड्यूलस क्या होता था? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस z का वैल्यू 1 आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनी मॉड्यूलर ना। और अगर ये यूनी मॉड्यूलर है तो उस केस में आपको बताए थे कि z कॉन्जुगेट को हम लोग 1/z लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे z कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1/z से, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आर्गुमेंट, और ये हो जाएगा 1 + z/z+1, और जो नीचे वाला z है वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कितना बच जाएगा z।
एंड व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पहले से कि जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर उसका आर्गुमेंट थीटा है, तो यहाँ आंसर थीटा बन जाएगा ना इसका। हो गया ना। चलो अब देखो ये तो ठीक है, अब थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी समझते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली आपको समझा भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा अगर चेंजेस होगा, है ना, लिखो ज्योमेट्रिकल यूज ऑफ आर्गुमेंट, है ना, ज्योमेट्रिकल यूज ऑफ आर्गुमेंट। तो ये काम नहीं कर रहा, ज्योमेट्रिकल यूज ऑफ आर्गुमेंट, है ना। देखो ज्योमेट्रिकल यूज क्या है समझना। सबसे पहले अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा है और अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा लिखा है, तो इसका मतलब आपको हम क्या बताएं, इसका मतलब ये बता दिए। यार ये लाइन काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा बताया था ना, तो समझो ये जैसे मान लो अपने पास ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस नहीं, दिस इज रियल एक्सिस, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, और यही तो दिक्कत है, ये हो गया ऐसा, एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा का मतलब ये हो गया कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा बना और ये कुछ ऐसा बना दिए हम लोग एरो, है ना। आपको पता है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, खाली होता है सर, क्योंकि जीरो का आर्गुमेंट कुछ होता ही नहीं है, नॉट डिफाइन होता है, लेकिन इसके ऊपर आप कहीं भी जेड रख दीजिए आपको आर्गुमेंट इसका थीटा ही मिलेगा, तो ये हो गया इसका थीटा आर्गुमेंट। ठीक है, जेड कहाँ है सर, जेड यहाँ पर है, ये है जेड, जहाँ पे एरो रुक गया वहीं जेड हो गया। ठीक है, अब ये सोचो कि जेड यहाँ पे लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा है, जेड माइनस हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है तुम्हारा जेड, और जो इनिशियल पॉइंट है ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है जीरो, मतलब जीरो को हम लोग जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम सोचो अगर ए बी वैक्टर फिजिक्स में लिखा होता था तो हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखा करते थे। तो ए बी वैक्टर मतलब पहले यहाँ बी आता है फिर ए आता है, तो अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस, समझो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया तुम्हारा फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका आर्गुमेंट कितना आया, थीटा आया। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा हो जाए आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस यहाँ अगर हो जाए, सपोज करो और टू प्लस आयोटा, अगर ऐसा लिख दें आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू प्लस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू थीटा, तो सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे हैं। अब इसका फाइनल पॉइंट तो सर जेड कहीं पे होगा, ठीक है, इस लाइन के लिए नहीं बात कर रहे हैं, और टू प्लस आयोटा इज द इनिशियल पॉइंट, तो ये जो एरो दिख रहा है ना, ये यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर कहीं आ जाएगा इनिशियल पॉइंट, मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया सर, ये हो जाएगा टू प्लस, है ना, यहाँ आयोटा नहीं होगा सॉरी, इसको हम लोग टू प्लस जीरो आयोटा कर देते हैं, टू प्लस जीरो आयोटा, तो ये हो गया टू प्लस जीरो आयोटा, और जो जेड है वो ये, क्योंकि जेड तो वेरिएबल है कहीं भी आ सकता है, तो यहाँ जेड हो गया, तो देखो ये जेड हो गया और ये हो गया इनिशियल पॉइंट टू प्लस जीरो आयोटा। लेकिन अब ये हमको बताओ कि यहाँ पे सर्कल खाली होगा कि भरा हुआ होगा, यहाँ पे भी आपको ये सोचना है, बताइए। अगर आप यहाँ पे इस, मतलब देखो ये पूरा लाइन क्या है, ये पूरा लाइन जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, तो हम ये जेड का वैल्यू अगर टू प्लस जीरो आयोटा ले लेंगे, तो यहाँ तुम ले लो जेड का वैल्यू टू प्लस जीरो आयोटा, तो टू प्लस जीरो आयोटा माइनस टू प्लस जीरो आयोटा, ये कट के कितना आ गया, जीरो आ गया, मतलब आर्गुमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, जीरो, और आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ जीरो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आपको इनिशियल पॉइंट को हमेशा खाली रखना है, इस पॉइंट को, ठीक है, चाहे कहीं का भी हो। तो ये मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, और क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग होकर करके आया है, तो ये आर्गुमेंट इसका कितना रहा है, थीटा रहा है। ठीक है, हम लोग ये वाला जेड यहाँ से हटा देते हैं, इसको इसका कोई काम नहीं है। देखो फिर से समझो एक चीज़, है ना, दूसरा चीज़ समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है आर्गुमेंट ऑफ, है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन लिखा है ना, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, तो जेड माइनस जेड वन का जो आर्गुमेंट है इसको हम लोग यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिए, तो इसका कैसे फोटो बनेगा अब, तो इसका फोटो बनेगा कुछ ऐसा, देखो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ द जेड, और ये हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ द जेड। ठीक है, और मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जेड माइनस जेड वन लिखा है ना, तो इनिशियल पॉइंट तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ओरिजिन पे नहीं है, तो जेड वन को हम कहीं पे यहाँ मान लेते हैं, ये रहा जेड वन,
है ना, ये हो गया z1। और z को हम लोग इधर कहीं पे चला देते हैं, ये हो गया z। तो इसका आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, तो आर्गुमेंट के लिए x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, और यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल हो गया थीटा। ठीक है, मतलब आप ना अब ओवरऑल ये समझ रहे होंगे कि सर पहले आप आर्गुमेंट ऑफ सिर्फ जेड लिखते थे ना, तो हम इसको ये समझ रहे थे कि जेड माइनस यहाँ पे अब जीरो लिखा होता था, जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा जीरो लेते थे। लेकिन अगर सर अब आप जेड माइनस जेड वन लिख रहे हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट जेड वन रखेंगे और जेड मेरा हो जाएगा यहाँ वाला फाइनल पॉइंट, और ये मेरा इसका आर्गुमेंट बनेगा। है ना, बहुत काम का चीज़ है। आपको अभी डिटेल में भी यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं बढ़िया बढ़िया। जैसे कि अभी मान लो हम ये आपसे कह रहे हैं, एक मिनट, है ना, लाइन पे रहो, लाइन पे रहो। चलो देखो, जेड माइनस जेड वन हो गया ना। अब देखो इसी तरीके से ना, अभी मान लो अपने पास एक छोटा सा सवाल है, हम इसको अभी सवाल करा के बताते हैं आपको कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। वही अभी क्वेश्चन ढूंढने के लिए हम गए थे, और क्वेश्चन मेरे को मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका मतलब पहले तुम समझो कि ये क्या होता है। देखो ये तो आपको समझ में आ गया, जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू थीटा होता है सर अगर, तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, जेड वन पे चला जाएगा। अब ये बताओ, जेड माइनस अगर यहाँ लिखा है 2 + 3 i, और यहाँ लगा दिया मॉडुलस का साइन, और इज इक्वल टू लिखा है 4, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये समझना। जेड माइनस 2 + 3 i इज इक्वल टू 4, है ना। ये आपको पता है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, नहीं पता है, हम आपको बताते हैं क्या है। देखो इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। देखो जेड को बच्चा बच्चा जानता है कि जेड को सर आप सिखाएं हम लोग को कि x + i लिख देना, और ये -2, और ये -2 + 3 जो लिखा है, इसको -2 + 3 यहाँ पे छाप दो, यहाँ मॉड लगा दो, इज इक्वल टू 4 कर दो। ठीक है सर, x रियल पार्ट को एक साथ कर लो, तो x-2 हो गया, और प्लस यहाँ हो जाएगा y, और +3, और यहाँ हो जाएगा आयोटा। ठीक है, और इसका हो जाएगा ये मॉडुलस, इज इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, अच्छा एक काम कर लेते हैं, ठीक है रन दो ना। अब ये देखो, ये अपने पास जो लिखा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। इसका मतलब ये तो ऐसा हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका रूट, इज इक्वल टू कितना हो गया 4। नाउ डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x-2 का स्क्वायर और प्लस y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16। अब बताइए किसी को दिख रहा है कि ये क्या है, अब बताओ जल्दी से, व्हाट इज दिस। हाँ ये है सर्कल, जिसका सेंटर चला गया है 2, -3 पे, और रेडियस हो गया इसका 4, क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर होता है। तो तुम यहाँ देखो, ये है रेडियस, यहाँ जो लिखा है ये है रेडियस, जिसका वैल्यू कितना है 4। यहाँ से भी तो वही दिख रहा है कि आर का स्क्वायर लिखते हैं तो आर इज इक्वल टू 4 हो गया। और ये जो लिखा है 2 + 3 i, इसमें काम कर लो, माइनस का साइन अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर माइनस कॉमन निकलेगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 - 3 i बन जाएगा, है ना, माइनस कॉमन निकला तो ये जो 2 दिख रहा है ये क्या है, सर्कल का सेंटर का पॉजिटिव पार्ट, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट, और ये -3 जो दिख रहा है ये तुम्हारा हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब आपको ना ऐसा दिखेगा, तो आपको देख के ही आपको बता देना है कि सर आप सर्कल लिखे हैं जिसका सेंटर इस जगह पे है और रेडियस इसका इतना है। जैसे हम एक लिख रहे हैं एक्स जेड माइनस 1 + i विथ मॉडुलस इज इक्वल टू लिखा है 4। चलो बताओ, सर्कल है ये, तो सर्कल का सेंटर बताओ कहाँ पे जाएगा, 1 - 1 पे चला गया इसका सेंटर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मत बोल देना, रेडियस इसका जो यहाँ दिखता है वही रेडियस होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। मतलब सर आप ये जो लिखे हैं ये बेसिकली आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 1, -1 पर है, मतलब फोर्थ क्वार्टर में चली जाइए, 1, -1, और रेडियस कितना है 4, मतलब एक सर्कल आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ये है। तो z-1 + i का मॉडुलस इज इक्वल टू 4। तो देखो आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल को हम लोग लिखते थे x माइनस, ऐसे लिखते थे x-x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y-y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आर स्क्वायर, है ना। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी सर्कल को ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे, z-z1 मॉडुलस इज इक्वल टू आर। देखो ये वही ऊपर जो लिखा है वही चीज़ यहाँ नीचे लिखा हुआ है,
Z1 का मतलब क्या है, x1 y1, और रेडियस कितना है इसका r है, तो यहाँ पे r लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है ना, इस Z1 को कहीं कहीं पे Z0 भी लिख दिया जाता है, मतलब x0 y0, मतलब सर सर्कल का जो सेंटर है वो x0 y0 पे है और रेडियस जो है इसका वो r है। तो ये इसका मतलब हुआ। अब सर आप ये बीच में यहाँ पे सर्कल वर्कल क्यों आ गया, क्योंकि देखो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट में घुसे नहीं है, अभी हम लोग बस कुछ क्वेश्चंस करने के लिए अभी लॉजिक सीख रहे थे कि हम लोग कैसे अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन को। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट इसका पूरा अलग है अभी, जिसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। बट उससे पहले अभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं जाकि ताकि आपको पता चल रहा है कि इसका हम लोग को यूज़ कैसे करना है। तो एक मिनट है ना, लिखो। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है ना, सॉल्व। सॉल्व छोड़ो, पहले ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, देखो z+3 - i मॉडुलस इज इक्वल टू 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन है। अब तुमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो सोचो कि सॉल्यूशन इसका हम लोग कैसे बता पाएंगे। मेरा अभी कहना यह है कि तुम ना अभी सिर्फ ये वाले पोर्शन को बनाओ, है ना। ये तो दिख रहा है कि सर ये आप सर्कल बनाए हैं, सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, बताना। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सुबन्ना बोलो तो। -3, 1। क्या सोच के बोली, ये सोच के बोली होगी ना, जेड माइनस, सर आप तो बताएं Z0 होता है, तो यहाँ तो सर प्लस लिखा हुआ है तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब एक माइनस यहाँ हो जाएगा और ये वाला माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो एग्जैक्टली सही बोली है एकदम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा -3, 1, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि माइनस का साइन कॉमन निकालिए ताकि जो प्लस है वो माइनस बन जाए। तो माइनस का साइन कॉमन निकलेगा तो +3 -3 बन जाएगा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन जाएगा। और अभिषेक बताओ रेडियस कितना होगा इस सर्कल का, 4। तो एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका सेंटर -3, 1 पे और रेडियस जो होगा उसका 1 हो जाए। सॉरी, सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर हो गया -3, 1 जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो -3, 1 कहीं यहाँ कर लिए। ठीक है, और रेडियस 4 है, तो ठीक है ये हो गया अपना सर्कल। ठीक है, अच्छा रेडियस 4 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो डिस्टेंस 3 है ना, ये तो 4 तो उसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस कराते हुए एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लो, है ना। बड़ा ख़राब हो गया यार, क्योंकि पता नहीं इसमें का शेप काम नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं, ऐसा हो गया है ना। इस तरह का सर्कल एक ड्रॉ कर लिया। अब अब यहाँ पे ये सोचो, अगला पार्ट है ना, अगला क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट के ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर क्या लाई कर रहा होगा, क्या लिखा है, z+3 - i, मतलब इसके ऊपर ना कहीं भी, है ना, आपको याद है ना, x - x1 का स्क्वायर और +y - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आर स्क्वायर। तो x1 y1 तो समझ में आता है कि सर आप सेंटर बनाते हैं, लेकिन ये x y कहाँ जाता है सर, x y इज द लोकस, ये वेरिएबल पॉइंट है ना, तो इसके ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है। तो अभी इसके हिसाब से देखा जाए तो -3 और 1 जो है वो यहाँ है, और ये जो z है वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है, वेरिएबल पॉइंट है वो z। ठीक है, अब आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 का मतलब हो गया कि आपको एक लाइन स्टार्ट करना है, कहाँ से, z माइनस यहाँ क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो स्टार्ट करना है सर ओरिजिन से और एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका आर्गुमेंट π/4 होगा। तो सर ये तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, है ना, जिसका एंगल यहाँ से यहाँ कितना बन रहा होगा, π/4 बन रहा होगा। तो एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लिए जिसका आर्गुमेंट π/4 है, और यहाँ आके रुक गए। अब इस लाइन के ऊपर z कहीं भी हो सकता है, इस लाइन के ऊपर z कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है। और आपको बताए थे कि आर्गुमेंट दिखाते हैं तो हम लोग लाइन नहीं रे खींचते हैं ना, तो ये रे हो गया, लाइन का मतलब तो सर पीछे भी खींच सकते हैं, और अगर इसको पीछे खींच देंगे तो कितना सोल्यूशन हो जाएगा, 2 सोल्यूशन। लेकिन नहीं, 2 सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आर्गुमेंट दिखाते हैं तो रे दिखाते हैं, तो रे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, इनिशियल से फाइनल। तो एक ही पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहाँ पे जेड इस पे भी लाई कर रहा है और वही वाला जेड इसके ऊपर भी लाई कर रहा है। तो देर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दिस इज दिस वन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1। अदिति समझ रही है तुम,
होशो हवास में हो कि नहीं है? हम्म। अब मान लो अगर ये सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया तो बताओ तो कैसे निकलेगा सॉल्यूशन? अगर हमको पता करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू? बोलो रुद्र, बताएगा? तो सर्कल का तो इक्वेशन तो चलो मार्केट में अवेलेबल है, दिख रहा हमको कि इसका इक्वेशन तो सर हो जाएगा x-3 का। हाँ। हाँ। तो इसका इक्वेशन देखो, अगर कोई भी लाइन जिसका स्लोप अगर 1 है, पाई/4 मतलब स्लोप कितना हो गया उसका? 1 हो गया ना। अगर ये एंगल पाई/4 है तो स्लोप 1 हो गया, और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो फिर इसका इक्वेशन तो सीधा दिखता है कि सर ये तो y=x होता है। तो ये y=x का लाइन है और ये सर्कल का लाइन है, दोनों को सॉल्व कर देना है। तो y की जगह x पुट कर दो यहाँ पे, तो x+3 का होल स्क्वायर और ये x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से x निकल के आ जाएगा। ठीक है। x का वैल्यू मेरे पास होता है तो हम बता देते हैं, x का वैल्यू 1 आएगा आई थिंक, है ना। x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, मतलब इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर x 1 आया तो y भी 1 ही आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x पे लाइन चल रहा है ना ये। तो एक सॉल्यूशन आएगा 1 1 1, 1। सानवी समझ रही है? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग इसी तरीके, तुम सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं बता पा रहे कि नहीं तुम लोग। लिखो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। लिखो, आर्गुमेंट ऑफ z-3 i इज इक्वल टू 3 पाई/4 एंड आर्गुमेंट ऑफ 2z+1 - 2 i इज इक्वल टू पाई/4। चलो ट्राई करो। ये जेड जेड नहीं है, 2z है ना, जेड जेड लग रहा है। अरे यार, फिर से वैसे लिखा, 2। हो रहा है। अच्छा, अगर म्यूटेड थे ना, हाँ बोल रहे थे हम, लेकिन पूरा फ्लो
हाँ तो कितना सॉल्यूशन आ रहा है? इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है क्या? नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री आयोटा प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर लिखा है। तो तुम ये समझो कि इनिशियल पॉइंट इसका थ्री आयोटा हो गया और इमेजनरी जो फाइनल पॉइंट है वो जेड है। तो जेड तो वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो थ्री आयोटा कहाँ होगा? थ्री आयोटा कहीं यहाँ होगा, और इस जगह पे आपको खाली सर्कल बनाना है, इनिशियल पॉइंट है वो। और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे। क्यों ऐसे खींच रहे हैं सर आप? देखो थ्री पाई बाई फोर कितना होता है? 135 डिग्री। और 135 देखो यहाँ से अगर हम लोग रियल रियल एक्सिस से देखेंगे तो ये वाला एंगल 135 डिग्री हो सकता है ना, हम पे से ज़्यादा। तो इसलिए ये इधर जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, ये समझना होगा आपको, छोटा सा बात है। उसके बाद अगला है ये वाला चीज़, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, आर्गुमेंट ऑफ, सबसे पहले ये जो टू दिख रहा है ना, जेड के साथ टू नहीं अच्छा लगता है, तो पहले तुम टू को कॉमन निकालो, तो यहाँ हो जाएगा जेड प्लस हाफ माइनस आयोटा बन जाएगा ये, इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई फोर। ठीक है, उसके बाद ये जो टू लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ टू और प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस हाफ माइनस आयोटा, है ना, हाफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर हो गया। आर्गुमेंट ऑफ टू तो जीरो हो गया, क्योंकि टू तो क्या प्योरली रियल नंबर है, तो ये तो जीरो हो गया आर्गुमेंट। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया? पाई बाई फोर हो गया। अब देखो जेड प्लस वन बाई टू माइनस आयोटा, इसको अगर देखा जाए तो इसका इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा? अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा वन। तो माइनस हाफ कॉमा वन कहाँ होगा? माइनस हाफ कॉमा वन का इधर नीचे आएगा, दिस इज माइनस हाफ कॉमा वन। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। और इसका आर्गुमेंट कितना है? पाई बाई फोर है। आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना, पाई बाई फोर बन रहा है, पाई बाई फोर 45 डिग्री है, तो इसका लाइन जो है वो कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, लाइन आप अगर इस तरीके से खींचेंगे तो ये लाइन इसका कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये इसका डायरेक्शन अलग चल रहा है, इसका डायरेक्शन अलग चल रहा है, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से अगर x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इसका हाइट कितना है? थ्री है। और अगर यहाँ x का वैल्यू, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लो, और इस लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद x इज इक्वल टू जीरो पुट करके इसका हाइट चेक कर लो, इसका हाइट नीचे ही आएगा। तुमको अगर लग रहा है कि इसका हाइट सर अगर ऊपर से गया तब तो एक सोल्यूशन बन जाएगा, तो तुमको फिर इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसका स्लोप पता चल रहा है कि पाई बाई फोर अगर एंगल दिया, इसका मतलब स्लोप इसका वन है, और एक इनिशियल पॉइंट पता है, तो वन पॉइंट फॉर्म से इसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई वन बाई एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एन से। तो x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इसका हाइट अलग आएगा और इसका हाइट अलग आएगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा है ये कम होगा, तो नो सोल्यूशन बन जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल यहाँ पे भी बनता है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं अभी। अदिति समझी? दिमाग तो नहीं घूम रहा ना? ओके, ठीक है। ये लिखो, देखो जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू वन एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू। फाइंड करना है जेड। बोलो। हाँ, मॉडुलस का वैल्यू दिया होता तो। अच्छा, जेड माइनस थ्री आयोटा का वैल्यू दिया रहता है, वैल्यू कौन सा वैल्यू? आर्गुमेंट। हाँ बोलो। अच्छा, मॉड दिया होता तो लेंथ दिया रहता तो फिर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड खींच सकते हैं वैसे में, लेकिन एक ही साथ मॉडुलस भी और आर्गुमेंट दोनों एक साथ नहीं देगा ना। अगर मॉड लग गया तो तुम सोचो ना, कभी भी। हाँ हाँ हाँ, वो बता सकते हैं, हाँ वैसे कैसे बता सकते थे। अच्छा बताओ तो ये इसका आर्गुमेंट क्या होगा? मॉड जेड का आर्गुमेंट सोचो। नहीं नहीं, देखो, मॉड जेड तो क्या है? मॉड जेड तो एक लेंथ है ना। हाँ तो नंबर होगा तो एक, तो फिर जीरो हो गया ना आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड का। तो हाँ, इसीलिए। कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ बनाओ इसको, जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू वन एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, जेड फाइंड करना है, करो।
जेड माइनस आयोटा का जो मॉडुलस लिखा हुआ है वो क्या है, वो तो सर्कल है। तो सर्कल पहले बनाते हैं ना, ध्यान से समझना। ये और ये, ठीक है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर, सेंटर बताओ अभिषेक, सेंटर बताओ। बताओ रे बाबू, सेंटर क्या होगा इसका? 0,1। 0,1 जो होता है वो 0,1 मतलब x में 0, y में 1, मतलब सर इधर कहीं होगा ये 0,1। तो ठीक है, 0,1 पे एक सर्कल का सेंटर जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये वाला लेंथ तो पता चलता है कि ये 1 यूनिट है, इसका मतलब एक सर्कल बनेगा कुछ ऐसा। ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या लिखा है, इमेजनरी सॉरी आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई/2। अब सोचो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस, हाँ बोलो। हाँ 2i। हाँ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई/2 कह रहा है, मतलब इतना तो पक्का है कि वो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा। तो हम लोग एक वाई एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट को जीरो एज्यूम करते हुए एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। अब ये कहीं भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता कहाँ पे है, तो हम ऐसा बना दिए। अब सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर बोला जाए तो बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? बोलो सुपर्णा, बताओगी कितना सॉल्यूशन होगा इसमें? हर्षिता? इनफाइनाइट, वेरी गुड। हर्षिता तुम बोलो कितना सॉल्यूशन होगा? हर्षिता है कि नहीं क्लास में? हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा नाम किसी का। नहीं है लगता है। रुक देखो तो, हर्षिता है? नहीं होगी लड़की, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, भाग जाती हो। नहीं है ना? सानी बताएगी तुम कितना सॉल्यूशन आ रहा है इसमें? 1 सॉल्यूशन। रुद्र तुम बताओ तो कितना सॉल्यूशन है? हाँ मतलब जैसे दो लाइन यहाँ दिख रहा है, एक वाइट वाला लाइन दिख रहा है और एक जो ऑरेंज कलर का लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन कितने जगह हो रहा है? कहाँ कहाँ पे? यहाँ तो खाली सर्कल बना है ना, यहाँ तो खाली सर्कल बना हुआ है, यहाँ थोड़ी ना इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ही जगह कर रहा है इंटरसेक्शन ना, इस जगह पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही आया, मतलब जेड का एक ही वैल्यू आएगा जो दोनों को मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा कितना? तो सोचो ये जहाँ पे इंटरसेक्शन किया, ये पॉइंट कितना था, ये तो तुम्हारा, जब ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1 थे, हाँ, और ये लेंथ कितना 1 है, तो हो गया 0,2 हो गया ये। तो अगर ये तुम्हारा जो जेड हम इतना दूर लेके चले गए हैं, वो जेड यहीं पे हमको रुकना था, यहीं पे इस जगह पे। तो अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही जेड है, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 0+2 आयोटा हो जाएगा, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट, 0+2 आयोटा। ये जेड बना और जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया अपना जेड 0+2 आयोटा। तो ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पे खाली सर्कल नहीं होता ना, तो फिर दो सॉल्यूशन होता, और उस केस में दूसरा सॉल्यूशन क्या होता था, जेड इज इक्वल टू 0+0 आयोटा, मतलब जीरो भी हो जाता है इसका सॉल्यूशन। मतलब अभी इस केस में एक ही सॉल्यूशन आएगा। इसको बनाओ, एक क्वेश्चन और करो, लास्ट है फिर छोड़ देंगे। लिखो Z+3 - आयोटा इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 4, एंड आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू पाई/4। फाइंड करना है Z। चलो निकालो।
देखो, पहले तो ये दिख रहा है कि सर ये सर्कल बनाए हैं आप, और अगर ये सर्कल है तो हम लोग एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये इमेजनरी एक्सिस हो जाएगा यार। अच्छा, क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन था उसमें भी। हाँ, वन प्लस आयोटा एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना। हाँ, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। थ्री, ये तुम्हारा हो गया -3, -3, 1। अच्छा हाँ, सेम क्वेश्चन है। तब तो यहीं पे समझा देते हैं, जुट्ठे दिमाग लगा दिया ना फिर। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ओ यार, बहुत लैग कर रहा है ये 5। वहाँ पे जो जेड निकाले थे ना हम लोग, वो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया था, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ था, एक बार देख लो पीछे पलट के। ये पीछे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप हीट हो गया है। तो 1, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा था। एक्स का वैल्यू भी 1 आया था, वाई का वैल्यू भी 1 आया था, तो वही एक सॉल्यूशन था। तो हो गया Z = 1 + 1 आयोटा। ठीक है, तो बस इतना ही है, इतने ही आज रन देते हैं आज के क्लास में। आर्गुमेंट वाला पार्ट अभी हुआ है। 10 मिनट का और एक सेशन बचा हुआ है आर्गुमेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया वाला, और एक दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट, ये आपको बताएंगे, है ना। यही क्वेश्चन था। देखो, ये 1, 1 आया था ना यहाँ पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे यही तो सॉल्यूशन था ना। तो इसका मतलब Z = कितना हो जाएगा, x + i/y लिखते हैं तो 1 + 1 आयोटा हो जाएगा, मतलब 1 + आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फाइंड करना था। तो अगले क्लास में 10 मिनट का सेशन होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे हम लोग, दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन तो मेनली आएगा तो ज्योमेट्रिकल पार्ट से ही आएगा। जो आज के सेक्शन में क्लास हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, क्योंकि आर्गूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मिलता है आपको, है ना। आपको बाइक में भी दिखाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इतना।